जब दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन टिक पाएगा। आज अगर मैं ग्लोबल डेट की बात करूं, इसका मतलब ग्लोबल भी सारी कंट्री पे जो कर्ज है, ग्लोबल डेट वो 100 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। कई कंट्रीज के पास पॉलिसी ऑप्शंस ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन इंडिया कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि वी हैव फिजिकल स्पेस मतलब इंडिया सिर्फ क्राइसिस सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि ग्रोथ को भी कंटिन्यूअसली हासिल कर रहा है। ठीक है। तो क्या मतलब है, तो क्या इंडिया सच में ग्लोबल स्टॉर्म के लिए रेडी है? ये हम आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोज रात के 9 बजे मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेक्चर। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल सीड। इसके बारे में काफी डिस्कशन भी चला है, मैंने बजट से लेके इकोनॉमिक सर्वे तक हर जगह, कि व्हाई इंडिया इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्लोबल क्राइसिस। 2025 की बात करें तो मैंने पिछले कई करंट अफेयर्स वीडियोस में ये डिस्कस भी किया है कि इंडिया का जो कामनेस है पूरी क्राइसिस को देख के, है ना, लास्ट ईयर ट्रम्प के टैरिफ, ग्लोबल सिनेरियो, लोगों का उम्मीद कि इंडिया का मीडिएशन आएगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाउ इंडिया नेविगेटेड, ये हम आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ इंडिया हैज फिस्कल स्पेस, इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल शॉक को हैंडल कर सकता है। फिस्कल स्पेस का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बोरोइंग प्लस स्पेंडिंग कैपेसिटी, एक्स्ट्रा बोरोइंग एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी के बिना इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया है। मतलब ना कि हमें एक्स्ट्रा बोरोइंग लगी और ना हमने हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी को रोका, उसके बाद भी इंडिया के पास इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्पेस है ना। तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बोरोइंग स्पेंडिंग कैपेसिटी उसके बिना भी हम इकोनॉमी को चला सकते हैं, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है यहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया कैन हैंडल ग्लोबल शॉक्स, नाउ दो शॉक्स इवन सपोर्ट अफेक्टेड सेक्टर्स एज वेल। जैसे अगर मैं आपको कोविड 19 की बात करूं, कोविड 19 के टाइम इंडिया ने 20 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अभी कंटिन्यू भी कर रहा है। कैसे ये सारा चीज हो रहा है? वहीं पर कई सारी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनको अपनी स्पेंडिंग कट करनी पड़ी क्राइसिस के टाइम, और अभी जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है उसकी वजह से भी उनको करनी पड़ रही है। तो इवन सपोर्ट अफेक्टेड सेक्टर का क्या मतलब है? मतलब जैसे कि एमएसएमई जिनको सरकार सपोर्ट देती है ना, उसमें भी इंडिया के पास एबिलिटी है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वो है, एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वो है, जैसे एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर स्कीम, एमएसपी की स्कीम, पीएलआई की स्कीम एक्सपोर्ट्स में, है ना। और इमरजेंसी में क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी चलाई थी, ईसीएलजीएस, आपने सुना होगा, एमएसएमई की थी। अब इसका रीजन क्या है, वाह? क्योंकि हम एक दशक से, लगभग पिछले 10 सालों से फिस्कल डिसिप्लिन है, मतलब फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली कंट्रोल हो रहा है। कोविड के टाइम थोड़ा बड़ा था, पर उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ, जैसे एक पैराशूट नीचे आता है उतरता है, वैसे ग्लाइडिंग पाथ को हमने अचीव करते हुए इस मुकाम तक हम पहुंचे। दूसरा, हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया तो टैक्सेस रैशनलाइज भी हुए हैं। ठीक है। तो टैक्स बेस इससे बड़ा भी है, ब्रॉडन भी हुआ है। फिर हम डीबीटी की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लीकेज भी कम हुआ है, मतलब जो पैसे पहले मिडिलमैन खा जाते थे, करप्शन हो जाता था, वो सब खत्म हो गया। अब डायरेक्ट सरकार से बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जा रहा है। और जो सब्सिडी की बात करूं, वो भी ब्लाइंडली सब्सिडी नहीं दी जा रही है, उसकी टारगेटिंग इंप्रूव हुई है। मतलब जिसको जरूरत है, जिसको मिलना है, उसी को मिल रही है। जैसे एलपीजी सब्सिडी थी, घोस्ट बेनिफिशियरी बहुत सारे थे, सिलेंडर लेते रहते थे, अब अकाउंट में पैसे आते हैं, आप सिलेंडर जिस तरह से लेना हो। तो ये सारी चीजों से क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चालू रही, कभी वो बंद नहीं हुई। मतलब क्राइसिस के टाइम भी हमारा ग्रोथ इंजन चालू रहा। ठीक है। आरबीआई की फ्लेक्सिबिलिटी हुई, कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी को अग्रेसिव नहीं होना पड़ा। और इस डायरेक्शन में जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो वो लगातार उन्होंने ग्रोथ को प्रायोरिटी दी पिछले साल रेट कट करते हुए। अभी भी रेट स्टेबल है, अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सिनेरियो है, जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी चल रही है, वो इस तरह से नहीं है कि हमको ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़े इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। और तीसरा है हमारा
प्रोवाइड टारगेटेड रिलीफ टू द सेक्टर, मतलब क्या होता था पहले, ब्लैंकेट फ्रीबीज बंटती थी, है ना। अब फोकस इंटरवेंशन हो रहा है, जिस सेक्टर में जरूरत है उसी सेक्टर में बनाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे अभी रुपी डेप्रिशिएट हुआ था तो एक्सपोर्ट को हेल्प करने की कोशिश की टैरिफ लगने से, और रुपी को डेप्रिशिएट थोड़ा अलाउ किया आरबीआई ने, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को टैरिफ की वजह से जो नुकसान हुआ है वो कॉम्पनसेट हो सके। कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो अभी वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान की टेरिटरी के आसपास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह, अब वो एक सिस्टमिक ग्लोबल रिस्क बन गया है, मतलब ग्लोबल स्लो डाउन उसकी वजह से आ सकता है। तो अभी हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, मतलब जो हमारा बेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और वो ओवरनाइट नहीं बनता, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ बनता है। पिछले 10 सालों में जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रहा है फिस्कल डेफिसिट के साथ, इंडिया ने कर दिखाया है कि पास्ट डिकेड में हमने एग्जैक्टली यही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल रियलिटी को देखते हैं, किस तरह से ग्लोबली रियलिटी चल रही है और इंडिया की क्या पोजीशन है। ठीक है, डेटाबेस बात करेंगे। अगर ग्लोबल सिचुएशन की बात करूं तो पब्लिक डेट जो $106 ट्रिलियन हो गई, मतलब 95% ऑफ दुनिया की जीडीपी की ये डेट हो चुकी है। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो कंट्रीज जो कि यूएस है, जापान है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, उनकी ऑलरेडी हाई डेट है, काफी कर्जा उन पे चढ़ा हुआ है, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड पॉलिसी ऑप्शन है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। काफी सारी कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है कि अगर डेट हाई रहती है तो इंटरेस्ट पेमेंट हाई रहता है, मतलब कर्जा रहेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट हाई रहेगा, और जब इंटरेस्ट पेमेंट हाई रहेगा तो जो इनकम आएगी वो पहले इंटरेस्ट जाएगा, फिर बाद की चीजें पे स्पेंड होगा, मतलब स्पेंडिंग की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। फिर क्या होता है, पॉलिसी डायलेमा होता है, इसमें भी दो चीजें होती हैं। अगर आप खर्च करोगे तो आप डेट क्राइसिस में जाओगे क्योंकि और लोन लेना पड़ेगा, और अगर आप स्पेंड नहीं करते हो तो आप रिसेशन में जाओगे क्योंकि इकोनॉमी की डिमांड को सस्टेन करने के लिए आपके पास इनफ स्पेंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज क्या है कि अगर हम बात करें जो कंट्रीज हैं, है ना, उसके बिहाफ पे इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज है। डेट टू जीडीपी की बात करूं तो 81% है, जो कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे भी है, मतलब डेट टू जीडीपी कम हो रहा है लगातार। और जो एक्सटर्नल डेट जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है 19% ओनली, मतलब ये काफी लो है। मतलब हमारी जो डेट है ना वो मैनेजेबल है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल डेट जो होती है ना वो ज्यादा वल्नरेबल होती है, पर हमने बाहर से पैसा कम ही लिया हुआ है, जो भी पैसा है वो घर का ही है। अब एक्सटर्नल डेट की बात करूं तो एक्सटर्नल डेट में क्या होता है, जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है ना तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए डॉलर में लोन लिया था 5 साल पहले, आज रुपए की वैल्यू जो है उसमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो मतलब ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे मतलब ज्यादा कमाना पड़ेगा इंडिया में, जब ज्यादा कमा के ज्यादा देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। तो एक्सटर्नल डेट का जो पोर्शन है वो कम है, इससे करेंसी डेप्रिसिएशन की क्राइसिस से भी बचा जा सकता है, जो कि श्रीलंका के साथ हुआ था 2022 में। 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी के साथ यही चीज हुई थी। तो मेजोरिटी हमारी क्या है, जो डेट है ना वो डोमेस्टिक है। अब क्या बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जो दुनिया की दूसरी कंट्री हैं वो ऑस्टेरिटी पे जा रही है, मतलब हमको खर्चे कम करने हैं, है ना, और इनकम बढ़ानी। अब उसमें खर्चे ही कम हो पाते हैं कि इनकम बढ़ना शॉर्ट टर्म में इतना आसान नहीं होता है। इंडिया की बात करो तो इंडिया का पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इंडिया केपेक्स जारी रख सकता है। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपने सुना होगा, कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था जब सरदार पटेल की उतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही थी। अब आज अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास देखोगे, एकता नगर का डेवलपमेंट वो कितना ज्यादा है, कितने टूरिस्ट वहां जाते हैं, कितना जीएसटी कलेक्शन उससे होता है, कितना लोकल इकोनॉमी में है, लोकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। तो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब, मैं मेरे हिसाब से तो वो कई कई गुना कवर ऑलरेडी हो चुका है। अब जो होता जाएगा वो अलग है। मतलब इफेक्टिवली इकोनॉमी की बात करो, सरकार के पास 3,000 करोड़ आए नहीं आए वो एक सवाल है, वो थोड़े दिन में आएंगे, थोड़े सालों में आएंगे। बट इकोनॉमी के पास वो 3,000 करोड़ कितने मल्टीप्लाई इफेक्ट से हमको देखने को मिले हैं, है ना। तो अब सिंपल सी ये बात करते हैं कि इंडिया के पास जो है ना वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, और फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेटेजिक पावर, जो कि यूएस की बात करूं तो यूएस अपनी फिजिकल पावर से ही ग्लोबली सारी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। चाइना उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरीके से ग्लोबली इन्वेस्ट करता है, और चाइना के कस्टमर पूरी दुनिया में है, तो चाइना इस तरह से प्रेशराइज करता है और स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना के रखता है। 1991 में इंडिया के पास जब फॉरेन बीओपी क्राइसिस आई थी तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो कोलैप्स हो गए थे। उसकी वजह से आईएमएफ से हमको लोन लेना पड़ा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड और इस सब से। बट सिचुएशन आज रिवर्स है, आज हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम
लोन देने की कैपेसिटी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं और अच्छे से। ये आप ग्राफ देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क का 2022 का है ना। पॉज करके आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब ग्रोथ इंजन की बात करते हैं किस तरह से। तो केपेक्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3.1% ऑफ जीडीपी हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इफेक्टिव केपेक्स क्या है? 4.4%। मतलब केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा सरकार का जो बाद में जाके सरकार को इनकम कमा के दे। ठीक है, तो 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का आप यहाँ पे इंक्रीमेंट देख सकते हो। केपेक्स क्यों मैटर करता है आप इसको समझिए। पहला है, अगर आपने 1 रुपया स्पेंड किया इकोनॉमी में और उससे 2 या 3 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं इसको। मतलब जैसे मान लीजिए आपने रोड बनाई, अब एक रोड आपने बनाई, वो रोड से क्या होगा? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, है ना, चारकोल सीमेंट एटसेट्रा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, तो गाड़ियां भी लोग ज्यादा खरीदेंगे कि रोड अच्छी हो गई है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे रिपल इफेक्ट होता है। जॉब क्रिएशन बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डायरेक्ट जॉब्स आ गई, और इंडस्ट्री और आसपास घर बनेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो गई। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करता है केपेक्स। कैसे करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को? जैसे यहाँ रोड बनी तो यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, होटल्स बनेंगे, एटसेट्रा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ से पॉलिसी शिफ्ट होती है। पॉलिसी शिफ्ट का क्या मतलब है कि पहले हमारा जो देश था ना वो कंजम्पशन लेड स्पेंडिंग करता था, मतलब हमारी इकोनॉमी पूरी कंजम्पशन पर डिपेंड करती थी। अब हमारी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हो गई है, मतलब पहले हम सब्सिडी, फ्री बीज, उससे जो पैसा मिलता था खर्च करते थे वो कंजम्पशन से, बट हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होती है। तो इससे सबसे ज्यादा सिंपल मतलब है कि जो शिफ्ट हुआ है ना वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो गया है। कंजम्पशन क्या है? शॉर्ट टर्म बूस्ट दे देता है, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपेसिटी क्रिएट करता है। तो शुरू में हो सकता है तकलीफ हो, शुरू में लोगों को चीजें पसंद नहीं आए, कंपटीशन बढ़े, बट अल्टीमेटली हमको ये चीज फायदा देती ही देती है। चाइना को देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड मॉडल था, इंडिया भी अभी सिमिलर पाथ पे चल रहा है, पर अभी हम बैलेंस चल रहे हैं क्योंकि एकदम से हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, मेट्रो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फ्यूचर के लिए पूरी फाउंडेशन तैयार है। आगे बढ़ के देखते हैं, ये देखिए दिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप, $700 बिलियन डॉलर पार हो गया था, अभी रिसेंटली कम हो गया ऑयल क्राइसिस की वजह से, बट 700 का फिगर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमेंडेबल अचीवमेंट है ना। और ये भी आप थोड़ा न्यूज़ चीज़ें हैं वो उसको आप पढ़ के पॉज करके समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया के बफर की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना है लगभग 11 महीने का, इसे 6 महीने का अच्छा माना जाता है, मतलब 6 महीने का बफर आपके पास है तो इनफ है ना। पर 11 महीने का हमारे पास, मतलब बफर हमारे पास अच्छा खासा ह्यूज बफर है। वहीं इंपोर्ट कवर लगभग 11 महीने के हैं, तो अगर आज से हमारे इंपोर्ट रुक भी जाते हैं, है ना, और हमारे एक्सपोर्ट से 1 रुपया नहीं आता, स्टिल हम 11 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी सारी चीजें। ठीक है, सेफ्टी लेवल लगभग मैक्सिमम 6 माना जाता है, तो इंडिया इज लाइक ऑब्वियसली फार अबव देन दैट। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी कट की है ताकि फ्यूल के प्राइसेस ना बढ़े। मतलब जो 100 रुपए का पेट्रोल था उसमें एक्साइज ड्यूटी थी, उन्होंने टैक्स कम कर दिया, तो जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा वो अंदर ही सेट हो गया, 100 रुपए से बढ़ाना नहीं पड़ा। फिर SEZ की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सपोर्ट सपोर्ट और एटसेट्रा, है ना, कैसे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने की जरूरत है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई, टैक्स बेनिफिट एंड ऑल, है ना। पेट्रोकेमिकल एग्जाम्पशंस है, इंडस्ट्री की कॉस्ट भी उन्होंने रिड्यूस की है इस तरह से। तो ये जो क्राइसिस है इस टाइम अच्छे से मैनेज हो रही है। जैसे कल के वीडियो में हमने, कल और परसों 2 दिन के वीडियो में हमने RBI के बारे में ज़्यादा समझा था, है ना। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की बात करूं तो PFMS, दैट इज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस डिजिटल गवर्नेंस, इससे क्या होगा? रियल टाइम ट्रैकिंग होगी सरकार के खर्चे की, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेथड है, आप सब भी देख सकते हैं, है ना। तो रियल टाइम ट्रैकिंग होगी गवर्नमेंट के स्पेंड की। दूसरा डिजिटल गवर्नेंस है, मतलब एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें। अब स्टेट का यहाँ रोल क्या है? स्टेट इज अडॉप्टिंग रिफॉर्म्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरली इनएफिशिएंट मानी जाती है, पर अब स्टेट के पास भी फाइनेंशियल पावर्स, अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो रिफॉर्म्स वो भी अडॉप्ट करेंगे। और बेटर कोऑर्डिनेशन हमेशा ही रहता है, आप देखो जब भी हम कितना ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझें, पर जब देश पे बात आती है तो हमारे सारे स्टेट्स एक साथ खड़े होते हैं। तो अगर इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना वो जस्ट नंबर्स में नहीं है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके पास पैसा है, मैं समझ गया, मान लीजिए आपके पास पैसा है, पर उसे इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे तो वो यूजलेस है ना। तो इंडिया के पास बोथ है, अभी रिसोर्स भी है और एग्जीक्यूशन भी है, ठीक है। अब फटाफट हम रिस्क और स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं।
अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है, यूजीसी नेट में फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आरबीआई डीईपीआर में से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस आते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे कनेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा जाता है कि कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, कैसे कम होगा। तो ये सारे जो डिस्कशन मैंने आज आपके साथ किए, सब इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। आगे की रिस्क के बारे में समझ लेते हैं। ऑयल प्राइस पे रिस्क है अभी भी, क्योंकि सीज फायर हो गया है, फिर नहीं हो गया है, इसराइल ने कुछ कर दिया, ये हो गया, वो चल ही रहा है, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहीं ना कहीं ऐसा ही डिसरप्शन रहने ही वाला है। तो ये तीनों चीजें रहेंगी। ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन है, दुनिया बटी हुई है ना। रशिया यूक्रेन को और वॉर चल रहा है, इधर मिडिल ईस्ट में अलग चल रहा है, चाइना ताइवान को देख रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भिड़ंत चल रही है डूरन लाइन पे। तो ये सारी चीजें हैं, बट इसमें इंडिया की स्ट्रेंथ है। क्या है इंडिया का स्ट्रॉन्ग फिस्कल बेस है, पॉलिसी सरकार और आरबीआई साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपको 2016 की बात याद दिलाऊं, तो एक बार लाइक ऑलमोस्ट फाइट सी हो गई थी हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल अरुण जेटली और रघुराम राजन में। तो अभी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी चल रही है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी हमने लाया है 2016 में, आईबीसी लिक्विडेशन के लिए एंड ऑल। फिर डिजिटल इंडिया भी लाए हैं, पीएलआई स्कीम्स भी लाए हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रेंथन बनाती है। इसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, क्या आपको याद रखना है, ये एब्रीविएशन है ना, ये आपको याद रखना है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का नेचर है, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये पीपीटी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ले लेना, आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है। अभी क्या है, स्टेबिलिटी परमानेंट कभी नहीं होती है। हमेशा क्या चीज होती है, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। मतलब आप सोचो जीवन हमेशा एक जैसा चले, ऐसा नहीं होता। आपको हर ऊंच नीच के लिए तैयार रहना पड़ता है। वैसे ही इंडियन इकोनॉमी के साथ है, स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती, ग्लोबल इकोनॉमी परमानेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करती। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी प्रिपरेशन, अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस सही है, तो हम सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं। अब इंडिया इम्यून तो नहीं है, ये सब नहीं बोल सकते कि इंडिया इम्यून नहीं है, बट बेटर प्रिपेयर्ड है। इंडिया के पास प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी ऑलरेडी चीजें हैं। और दुनिया आज, पता है आपको, एक अनसर्टेनिटी के फेस से गुजर रही है, लेकिन इंडिया के पास ना एक स्ट्रांग फाउंडेशन है, और इंडिया उस स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ खड़ा है। अगर ये स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं बनी, है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ इंडिया इज फंडामेंटलिस्ट, नहीं, ओवरनाइट नहीं बनी। ये सालों का डिसिप्लिन है, इस सालों की डिसिप्लिन की पॉलिसी का रिजल्ट है। तो आज इंडिया सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर परफेक्टली कॉन्फिडेंटली compete कर रहा है। और अगर यही डायरेक्शन कंटिन्यू रहा ना, तो आने वाले सालों में इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी तो है ही, बट एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। वैसे भी हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन रहे हैं धीरे धीरे, स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में आप देखो। तो बाकी इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बनेगा, ये मेरा पर्सनल मिशन भी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के राइज की स्टोरी है। कल फिर मिलते हैं रात के 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।